नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा @study for civil। आज के इस वीडियो में हम जीएस पेपर 3 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड जो कि डेयरी क्षेत्र है उसको डिस्कस करेंगे। हम ये जानेंगे कि आज के समय में डेयरी क्षेत्र कौन कौन सी चुनौतियों का सामना कर रहा है और साथ ही साथ उन चुनौतियों से कैसे निपटा जा सकता है और फिर निष्कर्ष के साथ अपने आंसर को पूरा करेंगे। आने वाले मेंस 2021 के एग्जाम में अगर इस सेक्शन से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इस आंसर से डेटा उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, जिससे आपका आंसर और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। साथ ही साथ आने वाले प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए भी इस आंसर के पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिस्कस द चैलेंजेस द डेयरी सेक्टर इज फेसिंग इन प्रेजेंट टाइम्स इन इंडिया एंड सजेस्ट अ वे फॉरवर्ड फॉर द सेम। भारत में डेयरी क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों की चर्चा कीजिए और उसके लिए आगे का रास्ता सुझाइए। तो दो पार्ट में हमारा क्वेश्चन डिवाइडेड है। पहला पार्ट है कि चुनौतियां कौन कौन सी है, फिर उसके लिए हमें सजेशंस देने हैं। तो हम अपना आंसर शुरू करते हैं एक इंपॉर्टेंट डेटा देने के साथ। हम इंपॉर्टेंट डेटा देंगे, डेटा में बताएंगे कि भारत में रोजगार देने में कृषि के बाद डेयरी सेक्टर दूसरे स्थान पर है। डेयरी क्षेत्र से जुड़ी कुल आबादी में 70% महिलाएं हैं और ये कुल जीडीपी का 4.2% हिस्सा बनाता है। अब पहले तो डेयरी सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन जब से कोविड-19 की स्थिति आई है तब से डेयरी सेक्टर ने गिरावट देखी है। पहली वेव जब कोविड-19 की आती है तब तो डेयरी सेक्टर 3.4% की वृद्धि करता है, जबकि पूरी इकॉनमी 7.2% की दर से नीचे आती है, पर डेयरी सेक्टर वृद्धि देखता है। लेकिन जब दूसरी लहर आती है उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा समस्या आ गई है इस क्षेत्र में। हम समस्या देखें उससे पहले देखेंगे कि सरकार इसके लिए क्या पहल चला रही है। यूँ तो सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम हैं, लेकिन हम कुछ 5 इंपॉर्टेंट जो टॉप 5 हैं वो डिस्कस करते हैं। पहला प्रोग्राम है नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग यानी गोजाति प्रजनन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। फिर कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, किसान क्रेडिट कार्ड कार्यक्रम और मनरेगा के तहत समावेश। अब हम देखते हैं कि क्या-क्या चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों के कारण क्या-क्या हैं जो ये सेक्टर फेस कर रहा है। तो सबसे पहला कारण है महामारी के कारण मांग में कमी। जब पैंडेमिक आया, लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में सारे रेस्टोरेंट्स और सारे के सारे हलवाई की दुकानें बंद हो गई, तो जो कॉमर्शियल लेवल पर डिमांड थी वो काफ़ी घट गई। पहला कारण तो ये है। फिर दूसरा महामारी के कारण ही डोर टू डोर सेवाओं पर स्व लगाए गए प्रतिबंध यानी कि सेल्फ इम्पोज बैन्स ऑन डोर टू डोर सर्विसेज। ये इसलिए हुआ क्योंकि बहुत से लोग डब्बे वाला दूध लेते हैं, तो उन्होंने दूध वालों को घर पे बुलाना बंद कर दिया और साथ ही साथ जो लोग होम डिलीवरी करते थे दूध की, उन्होंने जाना भी बंद कर दिया, जिससे कि कोरोना का खतरा ना रहे। एक ये वजह हुई कि इस सेक्टर ने कमी देखी। उसके बाद आता है तीसरा, क्योंकि ये सेक्टर चैलेंजिंग क्यों है, इसका एक कारण ये भी है कि इस पर जो है बर्डन बहुत ज़्यादा है। डेयरी सेक्टर में लगे सभी किसानों में से 60% छोटे और सीमांत किसान हैं, जिनके पास 33% से भी कम भूमि है और इस सेक्टर में किसी भी तरीके की सिकुड़न उन पर सीधा असर डालती है। तो जब इतनी ज़्यादा इस सेक्टर पे बोझ होगा तो ये सेक्टर चैलेंजिंग खुद ब खुद हो जाएगा। उसके बाद है हाईली डिपेंडेंट रूरल इकोनॉमी ऑन दिस सेक्टर। जब इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में, तब भारत में दूध की बहुत कमी थी। इंडिया में दूध जो है इंपोर्ट किया जाता था बाहर से। लेकिन 1970 के दशक में डॉक्टर वर्गीस कुरियन के एफर्ट से व्हाइट रिवॉल्यूशन आया और उसने स्पेशली रूरल एरिया में, ग्रामीण इलाकों में दूध प्रसंस्करण को बहुत बढ़ावा दिया। तो रूरल इकोनॉमी काफ़ी हद तक इस सेक्टर पर डिपेंडेंट हो गई और बहुत से जो सीमांत किसान थे, उन्होंने गाय भैंसें पालनी शुरू कर दी, जिससे कि ये उनका काफ़ी अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बन जाए। इस वजह से एक रूरल जो जनसंख्या है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है इस वाले सेक्टर पे और इस वजह से भी एक ये कारण बनता है कि ये बहुत चुनौतीपूर्ण सेक्टर बन चुका है। फिर है इनविजिबल नेचर ऑफ लेबर इन दिस सेक्टर। अब जैसे हमने जाना कि 70% महिलाएं इस सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, लेकिन उन्हें कोई भी पेमेंट नहीं मिलती है, वो बस घर में काम करती हैं, यही गिना जाता है उसको। तो ये भी एक इसमें चैलेंजिंग पॉइंट है। उसके बाद हम देखते हैं कि नीतियों का अप्रभावी क्रियान्वयन। यूँ तो सरकार नीतियाँ बनाती रहती है, पर जैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम ही है सरकार का, इसमें जितनी ज़्यादा इंसेमिनेशन की ज़रूरत है उससे भी लगभग 50% ही होता है। तो एक ये कारण भी है। उसके बाद एमएसपी की कोई सुविधा नहीं है। अगर मान लीजिए कि जैसे क्रॉप्स खराब होती हैं, वैसे दूध का भी पेरिशेबल नेचर है, नाशवान प्रकृति है, तो ये भी खराब होता है। लेकिन इसमें जो किसान को नुकसान होता है, वो भरपाई करने के लिए कोई पॉलिसीज़ नहीं है और एमएसपी की कोई योजना नहीं है। उसके बाद जो है चारे का अभाव। अब जब ज़मीन कम होती जा रही है, ज़मीन की प्रोडक्टिविटी घटती जा रही है, तो इंसान कोशिश कर रहा है, वो यही चाह रहा है कि वो पहले अपनी ज़रूरतें पूरी करने भर का उगा ले, उसके बाद वो जानवर के बारे में सोचेगा। तो जब जानवरों के लिए चारा ही नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, तो ऑब्वियसली जानवरों की जो है वो प्रोडक्टिविटी घटेगी, न्यूट्रिशन लेवल उनका कम होगा। तो ये इसी वजह से भी इस सेक्टर में गिरावट देखी जा रही है। फिर है अनऑर्गेनाइज नेचर है इस सेक्टर का।
और साथ ही साथ फिर इसमें लैक ऑफ प्राइवेट वेटरनरी सर्विसेज यानी निजी पशु चिकित्सा सेवाओं का अभाव। गाँव में कहीं दूर-दराज के इलाके में एक सरकारी क्लिनिक होता है, कोई भी प्राइवेट वॉलंटरी सर्विस नहीं देता है इस सेक्टर में, बहुत कम लोग देते हैं। तो जो चिकित्सीय सेवाओं का अभाव भी इस सेक्टर को चैलेंजिंग बनाता है। फिर हम वे फॉरवर्ड पर आएँ, उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि यूपी पीएससी 2022 के लिए एससीएस का बैच चालू हो चुके हैं, जो इसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए होलिस्टिक प्रिपरेशन मिलेगी। और इस बैच में आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, साथ ही साथ आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी, जिस आंसर का रिव्यू भी किया जाएगा, 1 टू 1 गाइडेंस भी मिलेगी। तो आप नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल करके उन सारे ग्रुप्स को जॉइन कर सकते हैं। तो चलिए हम आते हैं फिर वे फॉरवर्ड की तरफ। तो वे फॉरवर्ड में हम सजेशन देंगे पहला कि सरकार को प्रजनन, स्वास्थ्य देखभाल आदि की सुविधा प्रदान करने वालों पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम चलाने चाहिए। अब जैसे किसी किसान के पास कोई पशु है, वो पूरी तरीके से यूज़लेस हो गया, उसके ना वो फर्टाइल रहा है अब और ना ही वो दूध दे पा रहा है। तो वो तो उस गरीब किसान के लिए बोझ बन गया। तो फिर किसान करता क्या है, उसको जाकर के स्लॉटर हाउसेस में दे आता है। तो ये चीज़ ना हो, इसके लिए सरकार को ऐसी पॉलिसीज़ लानी चाहिए कि प्रोडक्टिविटी बढ़े, साथ ही साथ हेल्थ केयर उनको मिल सके। कोई जानवर अगर बीमार हो गया है तो किसान उसका आसानी से इलाज करा पाए। उसके बाद यही है वेटरनरी सर्विसेज़, ईज़ी रीच टू वेटरनरी सर्विसेज़, पशु चिकित्सा सेवाओं तक आसान पहुँच होनी चाहिए। फिर दूध की गुणवत्ता यानी पेरिशेबिलिटी को कम करने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट्स होनी चाहिए। पर ये प्रोसेसिंग यूनिट्स ऐसी ना हो कि वो थर्मल पावर पर चलें या उनको ऐसे सोलर पावर पर चलाना चाहिए, जिससे कि किसान पर फर्दर बर्डन ना पड़े इनको ऑपरेट करने के लिए। फिर प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी ऑगमेंटेड यानी उत्पादन, प्रबंधन और प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे को बढ़ाना चाहिए, जिससे कि दूध प्रसंस्करण बढ़े, मिल्क प्रोसेसिंग बढ़े और बाहर इसे एक्सपोर्ट किया जा सके, एक्सपोर्ट बढ़े। जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इस सेक्टर से जुड़े हुए लोगों की रोज़गार भी बढ़ेगा, उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। फिर आते हैं हम अपने अगले पॉइंट्स पे, जो कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू प्रोवाइड रेम्युनरेटिव। अब इस सेक्टर में लोगों को, जैसे कि हमने कहा कि इसका इनविजिबल नेचर है इसमें लेबर का, तो ये नहीं होना चाहिए। सरकार को इसमें देखना चाहिए, एमएसपी भी प्रोवाइड करानी चाहिए। अगर किसान का को नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई के लिए भी पॉलिसीज बननी चाहिए। फिर है छोटे सीमांत किसान जो पूरी तरीके से इसी सेक्टर पर डिपेंडेंट है, उनको एक ऑल्टरनेटिव मिलना चाहिए कि अगर किसी कारणवश इस क्षेत्र में कोई कमी आती है तो ऐसा ना हो कि उनकी आजीविका ही खत्म हो जाए, उनके पास और भी संसाधन रहें जिससे कि वो अपनी रोजी-रोटी चला सकें। तो ऐसे भी अल्टरनेटिव कुछ आने चाहिए। हमने इसमें चुनौतियाँ डिस्कस करी, चुनौतियों को कैसे हम टैकल कर सकते हैं वो डिस्कस किया। उसके बाद हम आते हैं निष्कर्ष की तरफ। हम निष्कर्ष में बताएँगे कि अभी फ़िलहाल में जो उत्पादन के मामले में दूध जो है, वो चावल और गेहूँ को मिलाकर भी सबसे आगे रहा है। दूध उत्पादन में इंडिया प्रथम स्थान पर है, फिर भी डेयरी क्षेत्र के किसान गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। सरकार का इस संबंध में प्रयास करना चाहिए ताकि भारत का डेयरी क्षेत्र अधिक फल-फूल सके और इसमें कार्यरत लोगों के जीवन में सुधार हो सके। जैसे मैंने डिस्कस किया कि अभी जितना बर्डन इस सेक्टर पे पड़ रहा है, जबकि सेक्टर भी अच्छा खासा काम कर रहा है, पर फिर भी इस सेक्टर के किसान जो है वो थोड़ा-सा भी अगर गिरावट आई तो काफ़ी ज़्यादा उन पे बर्डन पड़ जा रहा है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी पॉलिसीज़ आनी चाहिए कि ये सेक्टर भी फ्लरिश करे, साथ ही साथ इससे जुड़े लोग भी काफ़ी अच्छा कमा सकें, उनकी आजीविका भी बढ़ सके। तो मैंने इसमें अच्छे से पॉइंट सारे कवर कर लिए हैं आंसर में। आई होप ये आपके एग्ज़ाम में काम आएँगे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।